गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम को, और केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में एक साथ चलता रहता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, फिर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के बेसिस पर लिखा गया और प्रोडक्ट के अपीयरेंस पर लिखा गया, कुछ इस तरह से, जैसे ए प्लस बी और सी प्लस डी। हमने क्या लिखा? -1/a डेल a बाई डेल टी इक्वल टू -1/b डेल b बाई डेल टी इक्वल टू +1/c डेल c बाई डेल टी इक्वल टू +1/d डेल d बाई डेल टी। इस तरह से हम लोगों ने लिखा। -1/a डेल a बाई डेल टी, इसको कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो टर्म है -डेल a बाई डेल टी, ये कहलाएगा, बताइए, लास्ट क्लास में बताया था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इसी तरह से माइनस डेल बी बाई डेल टी कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। इसी तरह से प्लस डेल सी बाई डेल टी, ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और प्लस डेल डी बाई डेल टी, इसे कहा जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। लेकिन अगर पूछा जाए कि -1/a डेल a बाई डेल टी ये क्या है, तो हम इसे कहेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए, एक क्वेश्चन है कि PCl5 गैस ये ब्रेक कर रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इसमें, और कहा गया है कि माइनस डेल PCl5 डिवाइडेड बाय डेल T, इसका वैल्यू है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है कि डेल PCl3 बाय डेल T, इसका वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? यहां पे कहा गया है कि डेल PCl5 बाई डेल टी, इसका वैल्यू कितना दिया गया? 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या गया कि डेल
PCl3 बाई डेल टी, इसका वैल्यू क्या होगा? तो बताइए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5, और ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ PCl3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ PCl3। चलिए इस इक्वेशन को देख करके रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -1/1, कोएफिशिएंट तो 1 ही है, इसको हटाइए, डेल PCl5 बाई डेल टी इक्वल टू प्लस डेल PCl3 बाई डेल टी इक्वल टू प्लस डेल Cl2 बाई डेल टी। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? इसका इस पूरे का वैल्यू दे रखा है कितना? 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड पूछा गया है इसका वैल्यू, तो हम कहेंगे कि इसका वैल्यू भी 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। चलिए इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2a से बन रहा है 3b, सब गैस है, ठीक है। कहा है कि डेल a बाई डेल टी, इसका वैल्यू है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ए पार्ट। और बी पार्ट आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा? तो चलिए इसको देख करके पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। सोल्यूशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? -1/2 डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू +1/3 डेल बी बाई डेल टी। ये कितना हो जाएगा? चलिए इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 2 मोल पर लीटर। तो हम इसके जगह पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? -1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू रख दिया, 1/2 पहले से था, कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और पूछा जा रहा है क्या कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी कैसे निकालोगे? तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी यहां से हो जाएगा, यहां से हम डेल्टा बी बाई डेल्टा टी को लिख सकते हैं 3/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। 3/2 यहां से देखिए, इसको क्रॉस किया, यहां चलाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और हमें निकालना क्या? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो हो गया 3/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है 2, तो कैंसिल करने से क्या हो गया? 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है, और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। ओके।
चलिए एक बात सीख लेते हैं कि सपोज ये सॉलिड सब्सटेंस, ये क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस के लिए हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट होगा, कोई सॉलिड है, सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हमने क्या किया, दोनों साइड में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया। अब बताइए मास बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सपोज कीजिए कि गिवन मास से डिवाइड किए मॉलिक्यूलर वेट से, तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इतनी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोल्स को। और मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं, मोल्स को स्मॉल एन से लिखते हैं। अब मास बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? मोल्स। और मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मास बाय वॉल्यूम, सॉरी, मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कंसंट्रेशन, इक्वल टू कंसंट्रेशन। Density of a solid substance divided by molecular weight equal to concentration. Concentration क्या होता है? Concentration is represented as a moles upon volume. Moles upon volume. अब हम यहाँ देखते हैं कि डेंसिटी किसी सब्सटेंस का फिक्स होता है, ये कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। और मॉलिक्यूलर वेट भी किसी सब्सटेंस का फिक्स होता है। अब हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन जो है ये कांस्टेंट बाय कांस्टेंट का रेशियो है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस क्या है? कांस्टेंट बाय कांस्टेंट का रेशियो है। और कांस्टेंट बाय कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट ही होगा, इसीलिए हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को कहेंगे कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो हम उसमें सॉलिड सब्सटेंस के लिए कंसंट्रेशन का चेंज नहीं लिखेंगे। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी सब्सटेंस के लिए, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन सॉलिड सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही रहेगा, इसीलिए हम सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन, NH2CO NH4, इसको क्या किया गया है? हीट किया गया है। ये सॉलिड होता है, तो हम लोगों को मिला है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस, ये मिला है। इसे हम कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। क्या कहते हैं? अमोनियम कार्बामेट। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अमोनियम कार्बामेट को जब हीट किया गया है तो हमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि डेल NH3 बाय डेल T, इसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है? डेल NH3 बाय डेल T, डेल NH3 बाय डेल T, इसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम दे रखा है कंटेनर का
2 लीटर। जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द rate of disappearance of NH2COONH4। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। अमोनियम कार्बामेट को एक क्लोज कंटेनर में हीट किया गया है तो हम लोगों को मिला है 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। इसमें दे रखा है कि डेल NH3 बाई डेल T का वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर दे रखा है 2 लीटर। पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH2COONH4। चलिए ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करने के लिए तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि इस रिएक्शन को देख करके क्या लिख देना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? माइनस डेल NH2COONH4 अमोनियम कार्बामेट divided by del T equal to plus 1/2 del NH3 by del T equal to plus del CO2 by del T। ये हो गया। अब बताइए क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। किसी भी रिएक्शन को देख करके रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं। ये हमने सीख लिया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ध्यान से सुनना। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को। और इस अगर रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो ये लिखा गया है इस रिएक्शन के लिए। और ये रिएक्शन जो है यहां पर सॉलिड है, गैस है। ये तो हेटेरोजेनस सिस्टम है क्योंकि इसमें अलग अलग फेज है। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए हम ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं। हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए ध्यान से सुनना क्योंकि इस पार्ट पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। ठीक है। उनको यह पता नहीं रहता है कि यह कब लिखना है। ठीक है। कब इसे लिखना है कब नहीं लिखना है यह आइडिया नहीं होता। बस हम पढ़ते हैं रिएक्शन को देख करके रेट लिख देते हैं। लेकिन यहां पर ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए लिखा गया है और हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए हम इसको नहीं लिख सकते। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता। भाई जब चेंज नहीं करता है तो हम क्या कहेंगे? सपोज इसका 10 था, चेंज नहीं किया तो अभी भी 10 रहेगा। कंसंट्रेशन का चेंज कैसे लिखेंगे? क्योंकि डेल्टा लगा होगा तो हम लिखेंगे 10 - 10। ये तो हो गया 0 बाय समथिंग 0। और यहाँ इसका क्या होगा? इसका तो कुछ वैल्यू आएगा। इन दोनों का कुछ वैल्यू आएगा क्योंकि गैस का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज करता है। तो हम देख रहे हैं कि 0 इक्वल टू नॉन जीरो, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। नॉट वैलिड फॉर heterogeneous system. heterogeneous सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होगा। तो अब क्या किया जाए? अब कैसे निकाला जाए रेट? अब कैसे रेट निकाला जाए? हमारा तो इक्वेशन ही
एरर हो गया इसमें। तो अब हम लोग चलते हैं रेट के डेफिनेशन पे, रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन पर। तो वहां पर अपन ने बताया था, अपन ने बात किया था इस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल पर यूनिट टाइम, Rate of reaction is the change in concentration, pressure, volume, mole per unit time। तो हम देखें कि ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में ना लिख करके हम इसे किस टर्म में लिख सकते हैं? चेंज इन मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं, चेंज इन मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन, ये मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कंसंट्रेशन के जगह पर हम लोग इसको मोल पर सेकेंड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं डेल NH3 बाय डेल T इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर इस लीटर को हटाना हो तो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, तो हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर लीटर और लीटर कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा मोल पर सेकेंड। किसने चेंज कर दिया? डेल NH3 बाय डेल T को हमने मोल पर सेकेंड में चेंज कर दिया। देखो एकदम ध्यान से क्या लिखते, फिर से देख लो। क्या लिखते हैं यहाँ पर? इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही दे रखा है। अब हम इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम हमारा क्या है? 2 लीटर अगर मल्टीप्लाई कर देते तो लीटर लीटर कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻² मोल पर सेकेंड। हमने कंसंट्रेशन चेंज को किसमें चेंज कर दिया? मोल पर सेकेंड में, मोल पर सेकेंड में। अब ये रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज ना हो करके मोल के चेंज में लिखा जा सकता है। किस चेंज में लिखा जा सकता है? मोल के चेंज में लिखा जा सकता है। तो अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था माइनस डेल NH2 COOH4 बाय डेल्टा T। तो इसको क्या लिखा जाएगा बताओ? इसको लिखा जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻² इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड। यही हमारा हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। देख रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन किसके इक्वल है? इतने के इक्वल है। हम अपन ने इसका वैल्यू निकाल लिया है। इसका वैल्यू कितना निकाला है? 4 इंटू 10⁻²। अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे इस वाले वैल्यू में, तो हम लोग को अमोनियम कार्बोनेट का डिसअपीयरेंस मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट पर ध्यान रखें। अब यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड ना हो करके मोल पर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा बुक से हट करके है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे इसलिए जाते हैं ना कि अपन को आदत हो जाता है, बस इक्वेशन मिला नहीं कि खट खट क्या क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया और वहीं पे अपन गलत हो गए, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड के टर्म में, वो कंसंट्रेशन के लिए लिखा जाता है, वो किसी होमोजेनस सिस्टम के लिए लिखा जाता है, हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए नहीं लिखा जाता है। तो हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज ना लिख करके वॉल्यूम के टर्म में चेंज लिख सकते हैं, मोल्स के टर्म में चेंज लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म में चेंज लिख सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के टर्म में चेंज नहीं लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए।